Honorable Deputy Chief Minister Rajasthan, Dr. Premchand Bairwa, Honorable Minister of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan, Shri Jabbar Singh Kharra, our very distinguished, very senior Member of Parliament, Chairman of a committee, Shri Ghanshyam Tiwari ji, and now Shri Prahlad Rai Agarwal, Padam Shri Awardee, Chairman Sobhasriya Group of Institutions. And he has the benefit of two vice chairpersons, Dr. Ghanshyam Prasad Agarwal and Shri Kunj Bihari Agarwal. दुनिया के सामने एक मिसाल है, भाइयों में कितना प्रेम है, कितनी समग्रता है। मैंने आंखों से देखा है, मैंने ये सुख प्राप्त किया है कि इन्होंने, दोनों भाइयों ने सम्मानीय आदरणीय पद्म श्री प्रहलाद राय अग्रवाल जी को पिता तुल्य माना। श्रद्धेय सुमेधानंद जी महाराज, उपस्थित महानुभाव, distinguished members of the faculty, staff, and जिनके लिए मैं आया हूँ, my dear students. It gives me great joy to be associated with the Silver Jubilee celebrations of Sobhasriya Group of Institutions. On this happy occasion and momentous occasion, let me partake in the joy and pride of the management, staff, students, alumni of this institution as it crosses significant milestone in the march towards the future. Guided by consideration of service to society, एक ही धारणा थी, मूल धारणा थी कि समाज की सेवा करना है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर जो संस्था का शुरुआत हुआ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, आज वो संस्था एक समूह बन गया है, सोभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एंड इसीलिए और बहुत सही तरीके से भारत सरकार ने 2022 में एक निर्णय लिया और श्री प्रहलाद राय अग्रवाल को भारत के एक अलंकरण से, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये पहचान की गई कि श्री अग्रवाल has distinguished himself in the service of trade and industry, espousing the cause of Make in India. Such a visionary is steering this institution, and I have no doubts in times to come it will grow to greater heights. जब किसी भी संस्था के 25 साल होते हैं, वो समय चिंतन का होता है, मंथन का होता है, पीछे देखना होता है हमने क्या किया, आगे का रास्ता चुनना होता है। I have no doubt this great challenge will be met by visionary Shri Agarwal, and when Bharat attains status of a fully developed nation at 2047, Sobhasriya Group of Institutions would emerge as a center of excellence in the shape of a established university
और जो रचना आगे कर रहे हैं उसका मूल के अंदर, मुख्य बिंदु ऐसा होना चाहिए कि छात्र छात्राएं सही तरीके से अपनी प्रतिभा दिखा पाए। लेट मी एट द आउटसेट रिफ्लेक्ट कि आज के हालात क्या हैं। हमारे समय के हालात आजकल के बच्चे बच्चियों के समझ में भी नहीं आएंगे। आज हालात बहुत बेहतर हैं। तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। पैट्रोनेज is no longer a password to contract or a job. There is rule of meritocracy. Privilege pedigree has yielded to merit. और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। Boys and girls, you are fortunate. You are living in times, you are beneficiary of an ecosystem where you can fully exploit your talent, your potential, realize your aspirations and dreams. चारों तरफ एक ही माहौल है, the atmosphere of hope and possibility. भारत संभावनाओं से भरा एक देश है और दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। If I look around, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द वर्ल्ड बैंक, जो कुछ समय पहले भारत को सिखाते थे शासन व्यवस्था कैसे हो, आज के दिन भारत की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है। और भारत इज गेटिंग accolades from every quarter as a global favorite destination of investment and opportunity. पर ऐसा क्यों न हो? एक दशक पहले हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 हिलती डुलती अर्थव्यवस्था में थी। We were part of fragile 5, कभी भी गिर सकते थे। हम कहां से कहां आ गए? दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति, 2 साल में 3री बड़ी महाशक्ति, जापान और जर्मनी के आगे। हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को टच कर रही है। हमारी ग्रोथ रेट दुनिया को अचंभित कर रही है। जीडीपी ग्रोथ इज 8%, और ये दुनिया की कोई भी लार्ज इकोनॉमी इसके नजदीक तक नहीं है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ भारत। और ऐसा क्यों नहीं हो? आप ये देखिए, जिस देश में हर साल 4 नए एयरपोर्ट बनते हैं, 1 नया मेट्रो स्टेशन चालू होता है, जिस देश में हर दिन 14 किलोमीटर हाईवे बनते हैं, और वर्ल्ड क्लास हाईवेज 14 किलोमीटर प्रतिदिन और 6 किलोमीटर प्रतिदिन रेल ट्रैक का विस्तार हो रहा है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है। हमारी रेलगाड़ियों का, हमारी एयरपोर्ट्स का, हमारे हाईवेज का, हमारी इंटर कनेक्टिविटी का, ऐसा सोचा नहीं था। एक तरीके से मेरी पीढ़ी के लिए यह अचंभा है। हम सपना भी नहीं देख सकते थे जो कुछ आज साकार हो रहा है। बट आई मस्ट, young boys and girls, invite your attention that we are living in times of disruptive technologies. Young minds have to grapple with them. Artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, machine learning. There is change every day. This change
is a challenge. This change has been converted into opportunities that can be done only through education. I am sure this institute, under the able visionary leadership of Padam Shri P.R. Agarwal, will take steps that the next 25 years it will be handling curriculum that is futuristic, that will impart education in those branches of technology that are envy of the world. हम यदि अगर तकनीकी रूप से आगे नहीं रहेंगे तो हमारी आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। आर्थिक प्रगति का आधार है, ठोस आधार है कि देश के अंदर रिसर्च का, इनोवेशन का और शिक्षा का वातावरण कैसा है। मैं मानकर चल रहा हूं कि ये संस्था भी, बड़ी संस्थाएं जो देश में हैं, उस मापदंड, उस मानदंड पर खरी उतरेगी। एक बात बड़ी सराहनीय है, प्रशंसनीय है कि इस संस्था को इस स्थान पर किया गया है। Time has come when we must focus on our Tier 2 and Tier 3 cities. Locational advantage is there for students, for ecosystem, and for holistic growth. I am sure others will follow this example. मेरी दृढ़ मान्यता है, मेरा अटूट विश्वास है कि समाज में बड़ा बदलाव, समाज में स्थायी बदलाव, समाज में समानता, समाज में विषमताओं को कुंठित करना, इन सब का काम एक ही माध्यम से हो सकता है और वो शिक्षा के माध्यम से। It is the education that is most impactful, transformative mechanism to bring about equality, cut into inequities, and be a great societal leveler. हमारे इतिहास में जाएंगे तो गुरुकुल का क्या महत्व था। गुरुकुल के समय कोई फीस नहीं होती थी। भारतीय संविधान में जो 22 चित्र हैं, उनमें नागरिकता का जो पाठ है, उस पर गुरुकुल का चित्र है। आज के दिन आवश्यकता है कि हम शिक्षा को व्यापारिक बुद्धि से बचाएं। I find all around that what was to begin with charitable work, what was to begin with समाज को वापस देने का काम, समाज की सेवा करने का काम, आज वो एक व्यापार बन गया है। शिक्षा का व्यापार बनना देश के भविष्य के लिए कभी अच्छा नहीं है। मेरी मान्यता है कि शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक रूप से सबल होना चाहिए। दे मस्ट बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल। पर इंडस्ट्री का दायित्व है कि समय समय पर संस्थाओं को नर्चर करें। दे मस्ट यूज देयर CSR फंड लिबरली टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस। ये देश की प्रगति में बहुत बड़ा सहायक होगा। Our institutions have to emerge as crucibles of innovation, research. सबसे बड़ा फायदा रिसर्च का और इनोवेशन का उद्योग को होता है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और देश को एक बहुत बड़ी ताकत देता है दुनिया के सामने। एक जमाना था, भारत का क्या नाम था। हमारे भारत में तक्षशिला, नालंदा, मिथिला, वल्लभी, विक्रमशिला ऐसी अनेक संस्थाएं थी जो पूरे भारत में छाई हुई थी। दलाई लामा जी ने कहा कि जो भी बुद्ध का ज्ञान है वो सब नालंदा से निकला है। पर क्या हुआ? बख्तियार खिलजी ने
इन अ रेकलेस मैनर इनको बर्बाद कर दिया, नालंदा को खत्म कर दिया। इट वॉज कोज ऑफ अ इन्वेजन। हमारी संस्थाओं को नष्ट किया गया। अंग्रेज काल आया, हमारी संस्था की ताकत थी उसको सैप कर लिया गया। जो भारत दुनिया में ज्ञान का केंद्र था, पूरी दुनिया भारत की ओर देखती थी, उन संस्थाओं की जड़ें काट दी गई। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स एंड नेवर फॉरगेट इट, बख्तियार खिलजी destroyed that great center of learning, Nalanda, out of his deep-rooted bigotry. And I am not saying so. This emanates from the secular history of India. I am not exaggerating a bit. Subsequently, as I indicated, Indian institutions were systematically dismantled under the British rule. अंग्रेजों के जमाने में उनको ध्वस्त किया गया। जिक्र किया गया स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी वो महापुरुष थे जिन्होंने, और अजमेर अपने यहाँ से क्या ज्यादा दूर नहीं है, देवलोक पधारे वहां से वो। 19वीं सेंचुरी में उन्होंने बड़ा प्रयास किया इसको वापस उजागर करने का। अब समय आ गया है कि इस महान यज्ञ में भारत को शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाने में हर कोई आहुति दे। आई अपील टू ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस, दे शुड लिबरली कंट्रीब्यूट फॉर इवोल्यूशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। शिक्षा में जो भी धन लगाया जाएगा, एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन आवर फ्यूचर, is investment in our economic rise, is investment for peace and stability. हमारा संकल्प होना चाहिए कि जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने, we should be a super knowledge power of the world. और ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि हम थे, सदियों तक थे। कुछ चिंता के विषय है, चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है। आज का परिदृश्य क्या है? एजुकेशन वॉज नेवर अ सोर्स ऑफ इनकम। एजुकेशन वॉज अ मीडियम ऑफ सैक्रिफाइस। एजुकेशन वॉज मीडियम फॉर चैरिटी। एजुकेशन वॉज टू हेल्प द सोसाइटी। ये एक तरीका था कि जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज का ऋण हम कैसे वापस करें, ये इसका बहुत अच्छा माध्यम था। अब क्या हो गया है? चिंता का विषय है। एजुकेशन हैज बीन कमोडिफाइड। एजुकेशन एक कमोडिटी बन गया है जिसको बेचा जा रहा है फायदे के लिए। दिस commodification, my young friends, is adversely impacting quality of education. शैक्षणिक संस्थाओं को यदि आप अर्थ लाभ के चश्मे से देखेंगे तो आपका उद्देश्य धूमिल हो जाएगा। हमें आवश्यकता है कि हम ऐसा न होने दें। In some cases, it is taking the shape of extortion. मुझे अच्छी बात लगती है कि श्री पी.आर. अग्रवाल का मंतव्य हमारे सांस्कृतिक निचोड़ से पूरी तरह प्रभावित है। इनके लिए इट इज सर्विस टू सोसाइटी, गिविंग बैक टू सोसाइटी and not to earn profit out of it. मेरा ये आग्रह रहेगा
कि संस्था का पैसा संस्था में ही लगे, संस्था के विकास के लिए लगे, और जो कॉर्पोरेट हाउस से संस्थाओं को नर्चर कर रहे हैं वो हर साल CSR फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर और नए कोर्सेज के लिए पैसा दें। ये समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक नई बीमारी और है, बच्चों में आपको एड्रेस कर रहा हूं, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है, बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आंकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता, लोगों के समझ में आ रहा है, पर देश पर कितना भार है। They have created a whole of $6 billion in our foreign exchange. अंदाजा लगाइए, यदि अगर $6 billion are funneled into improving infrastructure of educational institutions, हमारे हालात क्या होते हैं। इस ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, I call it is forex drain, it is brain drain. ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वो अपने छात्र छात्राओं को विदेशी हालात के बारे में अवगत कराएं। बताएं जिस संस्था में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए कि जो भी सामर्थ्यवान है उस समाज को देने की नीयत से, उस नीति पर आधारित रहकर साफ मन से संस्थाओं का निर्माण करे। Tier 2 सिटीज में, Tier 3 सिटीज में और ग्रामीण अंचल में। ये देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज के दिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ गई है, हम इसका उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं में प्रतिभा है, पर देयर आर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, दे कांट बी एवरीवेयर और एनीवेयर। वी मस्ट यूज टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन that will give our students great leverage to get quality education. Friends, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नौकरी का मामला आता है कि हम कहां जाएं, तो फिर समझ में नहीं आता है और 8-10 नौकरियों के पीछे लोग भागते रहते हैं। Our opportunity basket is getting enlarged day by day. सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज हैं, ब्लू इकोनॉमी में है, समुद्र में, स्पेस में है। ऐसा कोई जीवन का अंग नहीं है जहां प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। But our students, boys and girls, are not fully exposed to this basket.
There is need to generate awareness amongst youth about the ever-increasing opportunity basket. A study has revealed, इस पर एक अध्ययन हुआ है, उसका निष्कर्ष यह है कि 10% को भी यह नहीं पता कि 10 नौकरियों के अलावा और कौन सी प्रतिभाएं उपयोग में ली जा सकती है. I therefore call upon educational institutions, industry leaders to hold seminars and make our young boys and girls aware about the avenues where they can aspire to serve the nation and themselves. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 साल के बाद, after taking into consideration hundreds and thousands of stakeholders' inputs, was evolved. ये गेम चेंजर है. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. समय लगेगा, पर इसको जल्दी ग्रहण करना चाहिए. इसके हर पहलू को समझना चाहिए. ये हमारे नवयुवतियों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा. बिना जानकारी या जानकारी के अभाव में we are unable to reap the rich dividends of the broad changes that have been brought about by national education policy. Friends, आज के दिन हमारा भारत दुनिया के अंदर बहुत महत्व रखता है. कभी भी आज से पहले भारत की आवाज इतनी ज्यादा नहीं सुनी गई. कभी भी भारत की आवाज विश्व पटल पर इससे ज्यादा बुलंद नहीं रही. ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति की धारणा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए कि हम हमारे राष्ट्र में विश्वास रखेंगे. हर परिस्थिति में हम राष्ट्र को पहले रखेंगे. राजनीतिक, व्यक्तिगत या आर्थिक हित को राष्ट्र से ऊपर नहीं समझेंगे. कुछ लोग इसको चुनौती दे रहे हैं. उस चुनौती को खत्म करना, टू न्यूट्रलाइज दिस फोर्सेस, एंटी नेशनल फोर्सेस, दैट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ आवर यूथ. मेरे मन में कोई शंका नहीं है. मैं आशावान होकर जा रहा हूं. यहां पर कहा भी गया है, उन लोगों के समक्ष कहा गया है जो महत्व रखते हैं. मैं आग्रह करूंगा, पद्मश्री पी.आर. अग्रवाल जी, इसको विश्वविद्यालय बनाइए, इसको श्रेष्ठतम दर्जा दीजिए. It will define your legacy. Thank you so much. Thank you for your time.